की कमी के कारण, जिसमें त्रुटि के कारण ये भी घटना होती है, जैसे भगदड़ सब। तो जी आयोजक के स्तर पर देख सकते हैं सर, और प्रशासनिक स्तर पे और मनोवैज्ञानिक स्तर पे। जैसे कि आयोजक के स्तर पे देखना चाहेंगे तो उसमें जैसे व्यक्तियों की संख्या कितना किसी जगह पे आना है, और मैम, उसका एक आंकड़ा। सेकंड, एक सेकंड मैम, अगर आपको आंसर करना है, ठीक है, तो आप इस तरह उत्तर कीजिए जैसे आप पैनल के सामने करेंगी, ठीक है ना। आप पॉइंट में बता सकती हैं, या उस तरह आपका बोलने का लहजा भी उस तरह से आप बदलिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों में, ठीक है। जी बताइए। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन है कि भारत में जो है दिन प्रतिदिन या आए दिन जो है भगदड़ की घटना देखी जाती है, या भीड़ प्रबंधन को लेकर कुछ चुनौतियां सामने आती हैं, चाहे राजनीतिक दल का कोई मीटिंग हो उसमें, या मंदिर में हो, ठीक है। तो इसको किस तरह से डील करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या समाधान होना चाहिए? जैसे सर वर्तमान में बहुत सारी भीड़ की घटनाएं देखी जा रही है, भगदड़ की घटनाएं। तो उसमें उसके बाद कारणों को देखें तो उसमें मैं तीन कारणों को देख पा रही हूँ। एक आयोजन के स्तर पे, और जिसमें प्रशासनिक स्तर पे, और एक मनोवैज्ञानिक स्तर पे। जैसे आयोजन के स्तर पे सर, उसमें डाटा उपलब्ध होना चाहिए कि कितना व्यक्ति आने वाले हैं, और उसका किस तरह एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, किस तरह एंट्री पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि हम एंट्री पॉइंट तो अच्छे से करते हैं, पूरा उसको अच्छे से सबको पता रहता है कि यहाँ एंट्री पॉइंट है, बट एग्जिट पॉइंट का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। और इसमें समाधान के रूप में सर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिसमें सेंसर का यूज, और ठीक है, ओके। अब मैं रोशन आपको बताना, रोहन, सॉरी रोहन, आप बताएंगे क्या इसका उत्तर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हाल के दिनों में बहुत जगह देश में सर स्टम्पेड की घटना देखी गई है, जिसमें बिल्कुल। जैसे जो साउथ के एक एक्टर थे उनकी सभा में भी देखी गई, और हाल ही में साउथ इंडिया के एक मंदिर में भी देखी गई थी, कुंभ महाकुंभ में भी देखी गई थी। इसके कई सारे कारण हैं। पहला सर कारण हम ये कह सकते हैं, जो एंट्री गेट तो प्रॉपर रहते हैं लेकिन एग्जिट गेट का ख्याल नहीं रखा जाता है। दूसरा सर, भीड़ का असेसमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होता है, जिससे कभी-कभी भीड़ की संख्या ज़्यादा हो जाती है और हम उसको प्रॉपर वे में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तीसरा सर, जो वॉलंटियर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, उनका पुलिस ऑफिशियल से कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है। चौथा सर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लैक देखा जाता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन एटसेट्रा का यूज़ उस स्तर पे नहीं होता है। और इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हम एनडीए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गाइडलाइन है उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर एंट्री और एग्जिट गेट का व्यवस्था किया जाए, वॉलंटियर और जो पुलिस ऑफिशियल है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखा जाए, और इसके बाद अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, जो कौन अकाउंटेबल है उनको मतलब उस तरह से पनिश किया जाए। इसके अलावा सर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे रियल टाइम बेस्ड क्राउड असेसमेंट वगैरह का सीसीटीवी और ड्रोन्स की वगैरह की सहायता से हम कर सकते हैं। वहाँ पे एम्बुलेंस, फायर, ये सब जो इमरजेंसी टीम होती है ओके, उसका प्रिपरेशन एक होता है। सेकंड, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे थे आप, ठीक है, कमोबेश सारा पॉइंट आप बता ही दिए। सर एक चीज ध्यान रखिएगा, रोहन, है ना, जैसे अगर आपको पता है उत्तर, क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर रखा है, अगर आपसे इंटरव्यू पैनल में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इतना तो श्योर है कि आपने इसके बारे में सोच रखा है, आपको पता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है इंटरव्यू में, जिसके बारे में आपको जानकारी है, पता है, और आपको उसका एक आंसर पहले से फ्रेम किया हुआ है, ठीक है, तो उसको जब आप उत्तर करें तो उसमें आप नंबरिंग दें कि सर इसका कई कारण है, जिसमें से पहला कारण ये है, दूसरा कारण ये है, ऐसे पॉइंट आप 1 2 3 4 ऐसे बताते जाए, है कि नहीं। तो ये नंबर बताने से क्या होगा कि जो सुनने वाले हैं उनको भी पता चलेगा कि आप मल्टीपल पॉइंट्स बता चुके हैं, ठीक है, बता फिर भी रहे हैं, लेकिन इस तरीके से गिना देना वो बेहतर होता है। इसी तरीके से जब समाधान भी बताएंगे, और अगर आपको पहले से कई समाधान पता है तो 1 2 3 4 इस तरीके से उत्तर दें, ये ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। बिल्कुल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दिशा निर्देशों को भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा था, ठीक है, तो अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आप लोग सब हैंड डाउन कर लीजिए, हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे। ये तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो स्पेस रिसेंट स्पेस डेवलपमेंट हुए, स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं,
ठीक है। वो भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी बुनियादी समस्याएं हैं, ठीक है, उसमें स्पेस के क्षेत्र में इतना ज्यादा खर्च कर देना क्या बेतुका है? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव इस तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्पेस में खर्च करना क्यों बेहतर है, क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। इस पे आप लोग अपना पॉइंट जो है एक एक करके बता सकते हैं, ठीक है। सर ये बेतुका नहीं हो सकता है सर। ओके। क्योंकि सर शीत युद्ध शीतकाल में जो युद्ध हुआ था सर, अमेरिका और रूस दोनों का सर कहीं ना कहीं स्पेस के विस्तार को लेकर, प्रभुत्व को लेकर थी। वर्तमान में सर ये भी आशंका जताई जा रही है सर कि स्पेस वार हो सकती है। तो ऐसे में स्पेस भी एक क्षेत्र है जहाँ पे संप्रभुत्वता की बात हो रही है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में सर आवश्यकता है। अभी ठीक है, हर्षवर्धन आपको बताना है क्या इसका उत्तर? और ध्यान रखें कि जब आप आंसर बताएं अपना तो उसको पॉइंट्स में रखिए, शॉर्ट में रखिए, ठीक है। सर स्पेस एक्सपेंडिचर पे अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसमें जी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स पे अगर देखा जाए तो जैसे पुराने टाइम पे कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था और कंप्यूटर के तरफ देश को मूव कराया जा रहा था तो उस टाइम भी क्वेश्चंस उठाए गए थे। पर आज के डेट में वो चीज काफी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो इसी तरह स्पेस के क्षेत्र में जो भी हम एक्सपेंडिचर करें ये नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। और अगर इस क्षेत्र में हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो इसके मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स सामने आ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्रॉप असेसमेंट और एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं। जो भी सैटेलाइट्स वगैरह डाल देते हैं तो उससे क्रॉप एग्रीकल्चर को काफी बेनिफिट मिल सकता है। फिर अगर नेशनल सिक्योरिटी पे देखा जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। और जैसा कि इसरो ने प्लान किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि पाकिस्तान को जो भी मिसाइल्स आ रहे थे उसको रोकने में स्पेस एक्सपेंडिचर जो किया गया पहले से सिक्योरिटी के डायरेक्शन में उसने भी काफी रोल प्ले किया है। तो ठीक है इसरो ने बोला है हर्षवर्धन, कि एक काफी सारे एक सेकंड, सैटेलाइट्स लॉन्च कर। यस। बिल्कुल। एक चीज बताइए, जैसे आप बता रहे थे, मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने बोला था, आपको एक्सप्लेन नहीं करना था, ठीक है। याद रखिए कि जब हम लोग इंटरव्यू में वहां आंसर कर रहे होंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आप बस पॉइंट्स बताइए। जैसे आप इतने देर में आप ये 2 पॉइंट बताए कि स्पेस जो है उससे हम लोग एग्रीकल्चर में भी उसका यूज कर सकते हैं, इसके अलावा नेविगेशन में कर सकते हैं, सुरक्षा में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स में बताएं, ठीक है। तो वो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा तो बेहतर होगा। समझाने की जरूरत नहीं है, वहां पे पैनल में इतने अनुभवी लोग रहेंगे तो वो आपके शॉर्ट में बताने से भी समझ जाएंगे, ठीक है। उनको आपका माइंडसेट पता चल जाएगा। अवल आपको बताना है, एक सेकंड म्यूट करिए आप। अवल जी आप सर। बताएं। यस सर, मेरा इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स रहेगा कि सर सबसे पहला तो इसमें इन्हांसमेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में होगा। दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में विकास होगा। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर और मेटलर्जी के सेक्टर में, और इसका ज्योग्राफी के भी सेक्टर में इसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। जैसे कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड या बहुत सारा खगोलीय घटनाएं होती हैं उसमें रिलेटेड में इसका इफेक्ट है। डिफेंस सेक्टर में सर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। और जियो पॉलिटिक्स में भी इसका एक पावर के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं सर। ये मेरे बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखिए जैसे आपने बहुत सारे डायमेंशंस बताए, ठीक है, इसमें आप क्या मिस कर गए? ठीक है, आप लोग जो नेक्स्ट आंसर करेंगे वो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि अभी जो अवल बता रहे थे वो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल आरती जी बता रही है एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर, ये सब, ठीक है। तो आप गौर करिएगा कि ये जितने भी पॉइंट्स है उसमें से लगभग पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ है। चाहे आप स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज कृषि में करें, डिजास्टर मैनेजमेंट में करें, शिक्षा में करें, स्वास्थ्य में करें, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट ये जोड़ सकते हैं इसमें कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ और राजस्व सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिल्कुल जीडीपी इंक्रीज होगा इससे। तो सेकंड पॉइंट आप ये भी तो एक एस्पेक्ट देंगे ना इसका
ठीक है, कि इसमें इन्वेस्ट करना जो है वो प्रॉफिट ला सकता है। अभी जो है ये ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है। आप इसमें कुछ आंकड़े दे सकते हैं, कोई नया रिपोर्ट दे सकते हैं, जॉब क्रिएशन बिल्कुल ये सब दे सकते हैं। इसके अलावा नवाचार हो सकता है इस क्षेत्र में, रोजगार सृजन हो सकता है, इसके साथ आंकड़े जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे पहले ही पॉइंट डिस्कस हो चुका है, रणनीतिक और वैश्विक पहचान, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जो है काफी महत्वपूर्ण है स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, सर्विलांस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। इसके अलावा इसमें आप ग्लोबल डिप्लोमेसी को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर देना है, तो आप इसमें ग्लोबल डिप्लोमेसी जोड़ सकते हैं कि भारत का चंद्रयान जो है या आदित्ययान है, मंगलयान है, ठीक है। तो विश्व के अलग अलग देश भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारत भी काम कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि दो देश आपस परस्पर सहयोग करके जब आगे बढ़ेंगे तो उन दोनों के बीच जो है मजबूत संबंध बनेगा, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रगति से जो है भारत को एक वैश्विक पहचान मिलेगी, इसको जोड़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता वाला पॉइंट आप बता चुके थे, ठीक है। तो इन सब चीजों को सीरियल वाइज पॉइंट वाइज बताएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। एक बार फिर से प्रयास करते हैं, कुछ और पॉइंट्स अगर आप लोगों को मिले तो उसको भी आप लोग जरूर जोड़िएगा, ठीक है। आरती जी से शुरुआत करते हैं। सर एक पॉइंट और, अननोन थ्रेट्स जो है जैसे कि कोरोनल फ्लेयर्स हैं, तो इनके बारे में भी हमें पता चलता है, अवेयर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जी आरती मैम है क्या, बताइए आप। सर स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस डेवलपमेंट जो भी है उसमें सिर्फ व्यय करना देश को गौरव करने वाली बात नहीं है, बल्कि सुदूर क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, उन सब के लिए भी काफी उपयोगी है। जैसे हेल्थ की बात है, जो टेली मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग, तो ये कहीं ना कहीं स्पेस डेवलपमेंट से ही ये चीजें हो पा रही है। या एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि सुदूर क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं, वो दूर दराज के लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, तो कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत ही हो पाया है। सर उसके बाद जो अभी स्मॉल, अभी भारत है कि छोटे छोटे उपग्रहों को भी लॉन्च करता है, जो कि अन्य देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से भारत का हमारा जो इसरो है, वो खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मतलब उससे पैसे कमा कर ये कर रहे हैं, ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वो। बिल्कुल ठीक है ओके मैम जी। और रितिका आपको बताना है कुछ। यस सर, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। पहले तो ये कि जो युवा वैज्ञानिक है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, एंड सेकंड जो हमारा स्पेस इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। और जैसे कि आपने कहा कि जो वैश्विक लेवल पे भारत की छवि है वो तो इम्प्रूव हो गई। अभी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका है वो स्पेस इंडस्ट्री में तो हमसे कोऑर्डिनेशन करना चाहता है, लेकिन वही क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आती है तो वहां पे वो पीछे मुकर जाता है। तो यहाँ पे है कि एक ग्लोबल पहचान मिल रहा है भारत को, यही मैं ऐड ऑन करना चाह रही थी। ओके प्रिया आपको कुछ कहना है इसमें। सर इसमें हम ये बोल सकते हैं कि स्पेस मिशन जैसे अभी इकोनॉमिक्स में जैसे इनोवेशन पर अभी नोबेल प्राइज दिया गया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि स्पेस मिशन को पर खर्च, इसका एडवांटेज है, इट मीन्स कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और नए नए इनोवेशन को ये बढ़ावा देगा। और हम वर्ल्ड के साथ प्रेजेंट टाइम पीरियड में हम वर्ल्ड के साथ compete कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, अब इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसमें बहुत सारा मैसेज आया है तो उसको भी बीच बीच में आप ऐड कर सकते हैं। कहीं आप सिनॉप्सिस बना रहे होंगे तो उन पॉइंट्स को भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, वो बेहतर होगा, ठीक है। अब मैं इसको वो करता हूँ, ठीक है, सारांश इसका निकालते हैं। बहुत बेहतर पॉइंट आप लोग बताए हैं। ध्यान रखिए जब भी आपको इंटरव्यू पैनल में आंसर करना हो तो आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक ही पॉइंट के बारे में। सर इसमें सर सेकेंडरी बेनिफिट भी तो दे सकते हैं सर, जो बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। जैसे सर हिडन हो गया, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर आप स्ट्रांग है तो वो डायरेक्टली बता रहा है आप मिसाइल टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग है। बिल्कुल तो वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला मुद्दा तो हम लोग बोले ही है ना, उससे ही जुड़ जाएगा। सर एक नाविक के बारे में आप बता सकते हैं कि जो बढ़ती आबादी अपना जी बोला जाए, जो बढ़ती आबादी को धरती वहन नहीं कर सकती है, तो उसके लिए हमें हो सकता है कि दूसरे ग्रहों की जरूरत हो आवास के लिए भी, तो उसके लिए अभी कदम लेना जरूरी है ताकि
इस क्वेश्चन में आप ये पॉइंट नहीं बता सकते हैं ना। ये क्वेश्चन क्या था कि भारत जैसा इस तरह का जो देश है, ठीक है, जो भी डेवलपिंग है, अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरी प्रकृति की है, जिसकी समस्याएं दूसरी प्रकृति की है, वहां पे स्पेस जैसे क्षेत्र में इन्वेस्ट करना कितना सही है। तो इसको एक संतुलित उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, एक भूमि, आपको कुछ कहना है तो आप ये बता दीजिए। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Sir, regarding space and technology and its development, our constitution also tell us to develop scientific temper. Also, sir, it will be helpful in multiple dimensions such as disaster management, reducing poverty, helpful in education. ठीक है, ठीक Sir, है, for ओके, example, ये Indravaj रिपीटेड है। जी app जी बिल्कुल, has been developed in Bihar also. ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है। सर तो अगर इसमें ठीक है, काफी डिस्कशन हो गया है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे भी चलेंगे। कहने का अर्थ यही है कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या स्पेस के क्षेत्र में इतना खर्च करना सर ठीक, मैम सर इसमें क्या क्या बताइए बताइए। इसमें एक ऐड करना चाह रहे हैं स्पेस टूरिज्म का, जो उससे भी जीडीपी का विकास होगा। ठीक, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें ये बताना होगा उत्तर में कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो निवेश है उसको शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग यानी अल्पकालिक खर्च ना समझते हुए, बल्कि इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए, ठीक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आम नागरिकों को ही लाभ पहुंचाता है, ठीक है, और देश का समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस टॉपिक जब खत्म होगा ना, मैं फिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए और उसका आंसर करने के लिए मौका दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप ये कहेंगे, इसके अलावा आप बताएंगे कि भारत जैसे देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको पाटने में कहीं ना कहीं सहायता ही करता है, ठीक है। अब आप उसमें बताएंगे कि जैसे कृषि के क्षेत्र में, आपने मेंस में पढ़ा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला उत्तर, वो डालते जाइएगा कि कृषि के क्षेत्र में ये सब किया जाएगा, ठीक है, जिससे फसल नुकसान कम होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं गरीबी को कम करेगा। फिर आप आपदा प्रबंधन के समय में बताएंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, सॉरी, स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल है। शिक्षा में आप जोड़ेंगे, टेली एजुकेशन जो है वो दूरस्थ क्षेत्रों तक जो है, ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा के पहुंच को बढ़ावा दिया है, ये सभी स्पेस टेक्नोलॉजी की देन है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेली मेडिसिन है, इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों तक जो है डॉक्टर्स की पहुंच हो गई है। फिर बुनियादी ढांचा के निर्माण में भी कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा नेविगेशन में भारत का अपना नाविक सिस्टम है, भुवन है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग से हम लोग डेटा एकत्रित करते हैं, जो रिसोर्सेज का पता लगाता है, वो भी ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विकास में ही योगदान दे रहा है, ठीक है। तो इन सबको आप किसी सारे पॉइंट्स को बताते आप ये बताएंगे कि वो कहीं ना कहीं सुनने में ऐसा लगता है कि ये सब स्पेस के क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन इन सब का असर आम नागरिकों, हम आप जैसे लोगों पर ही पड़ रहा है, ठीक है। इसको आप लिंक कर देंगे, आपका आंसर बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें सेकेंड एस्पेक्ट्स है वो बताएंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ और राजस्व सृजन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। जैसे ये हाई इकोनॉमिक रिटर्न देता है। पिछले दशक में आप एक आंकड़ा दे सकते हैं कि पिछले दशक में 13 बिलियन का निवेश किया गया था, जिससे 60 बिलियन से अधिक का लाभ हुआ है, ठीक है, बिलियन डॉलर में है ये। आप ये आंकड़ा नया वाला जो भी हो आप उसको देखेंगे। फिर दूसरा बताएंगे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्तार से जो है राजस्व तो बढ़ ही रहा है, इसके अलावा नए रोजगार का सृजन हो रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार 50,000 से अधिक नए रोजगार जो है हाल के दशक में इसमें बने हैं, ठीक है। नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको बढ़ावा दे रहा है। अभी कुछ पॉइंट बताया जा रहा था कि ब्रेन ड्रेन को भी जो है इससे रोका जा सकता है। इन सब पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे। फिर तीसरा बताएंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं रणनीतिक और वैश्विक पहचान के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी देश का जो संप्रभुता होता है, सॉवरेनिटी, वो आम नागरिकों से ही जुड़ा हुआ होता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा में बता सकते हैं कि सर्विलांस में, इंटेलिजेंस में योगदान देता है। फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी में दे सकता है, चंद्रयान, आदित्ययान, ये सब का आप उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए थे कि दूसरे देशों के साथ सहयोग भी किया जाता है इसमें, तो उससे भी दो देशों के बीच संबंध मजबूत होता है। भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है स्पेस के क्षेत्र में काम करने से। इसके अलावा भी आरती जी बता रही थी कि भारत जो है विभिन्न देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, उससे भी राजस्व प्राप्त करता है, ठीक है।
वैश्विक पहचान भारत को मिल रहा है। ये सब पॉइंट्स आप बताते हुए कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के आम नागरिकों को ही लाभ पहुंचा रहा है, अगर आप ये लिंक कर देंगे तो उनके उत्तर का जो ध्येय है वो पूरा हो जाएगा। और अंत में जो है आप उसको कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में निवेश को केवल चंद्रयान, मंगलयान, आदित्ययान, है ना, या अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने तक ही सीमित करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक दीर्घकालिक बहुउद्देशीय निवेश है जो वैज्ञानिक, आर्थिक और रणनीतिक लाभ पहुंचाता है। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में लाभ पहुंचा रहा है, जिसका अंतिम उद्देश्य देश के आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। ठीक है, और भारत में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी समस्याओं को हल करने में भी कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को आप जैसे ही आप दिन प्रतिदिन के आम लोगों के जीवन से जोड़ देंगे अपने उत्तर में, आपका आंसर जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उन सबको आप चरणबद्ध तरीके से अपने नोट्स में लिख लें। कुछ पॉइंट्स मेरे द्वारा बताए गए हैं उसको ऐड कर लें और इस तरीके से उत्तर देंगे तो आपका एक बेहतर उत्तर होगा। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ कहना है इसके बाद तो आप कह सकते हैं। सर, इससे है कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगा, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी मैम मुझको एक बात उसमें भी। बताइए, जब मैंने बताया कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो निवेश है वो कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ और राजस्व सृजन का एक माध्यम बनेगा, ठीक है, हाँ, तो उसी पॉइंट में तो ये सब भी आ गया ना, है कि नहीं? हाँ सर जी। बिल्कुल। आप ये बताइए कि कोई डायमेंशन छूट गया है तो वो डिस्कस कीजिए, ठीक है ना? कुछ कहना है आप लोगों को कुछ और? सर मैम मेरा एक कहना था जी सर, जी इसके नेगेटिव पॉइंट्स को सर कैसे? देखिए, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स बोलना ही नहीं, क्योंकि सरकार भी जो है, ये हमारी सरकार जो है वो भी इस दिशा में साथ दे रही है। इसरो का स्पेस टेक्नोलॉजी जो है आज की जरूरत है, ठीक है, उसके पूछने का कारण ही यही होगा, पैनल को पूछने का कारण ही होगा कि आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दें, नेगेटिव नहीं देना है। हाँ, स्पेस कचरा वगैरह आप बता सकते हैं, लेकिन उसको भारत की अर्थव्यवस्था से आप नहीं जोड़ सकते ना। आप उसमें एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हालांकि इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप अपने आंसर में इस बात पे जोर देंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट्स हैं वो भारत की का जो समाज है, भारत के जो आम लोग हैं उसको फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है सर, जी मैम बोलिए। जैसे आप जो क्वेश्चन किए थे कि हाँ बेतुका है, जैसे कि इसमें ज्यादा खर्च करना बेतुका है, तो इसमें हम ये तो कह सकते हैं ना कि हम अदर कंट्री से, जैसे MOM मिशन जो हुआ था हमारा, तो हम ये कह सकते हैं कि अदर कंट्री के कंपेयर में तो हम बहुत सस्ते में ही इस कर रहे हैं इसमें बिल्कुल खर्च। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, हेलो सर। जी मैम बोलिए। सर, इसमें ये नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर अगर स्पेस टेक्नोलॉजी को रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन या फिर मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन से जोड़ा जा सकता है मैम इन क्यों नहीं जोड़ा फ्यूचर? जा सकता है? अभी मैंने बताया है कि स्पेस में जो सैटेलाइट्स रहते हैं वो रिमोट सेंसिंग का भी काम करते हैं, है कि नहीं? तो हर प्रकार का मिनरल है, चाहे कोई भी रिसोर्स है, भूमि की उर्वरता कितनी है, भूमि को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, सब डाटा देता है ना वो। ठीक है, सब कुछ बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, फॉरेन पॉलिसी में भारत सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है। नेपाल का, UAE का बहुत सारा का सैटेलाइट लॉन्च किया भारत का। बिल्कुल आप कह सकते हैं। मैंने ये पॉइंट बताया भी था कि रणनीतिक और वैश्विक पहचान देता है, दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेसी ठीक करने का भी एक जरिया है। ठीक है, आप इन सब पॉइंट्स को बता सकते हैं। ठीक है, हेलो सर, ऐसे सर भी भारत बोल कर सकते हैं सर कि अगर मतलब इसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सा मतलब स्कीम चलता है, उसको सही से लागू किया जाए, मतलब कि करप्शन या तो डिजिटलाइजेशन किया जाए, उसमें साइंस टेक और इसरो का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मतलब देखा जाए तो इसरो मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब बेनिफिट पहुंचा रहा है सोशो इकोनॉमिक बिल्कुल कह डेवलपमेंट सकते हैं, है ना, में। और प्रत्यक्ष रूप से जो भी आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, चाहे हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इंटरनेट जो है आज के समय में सैटेलाइट, बिल्कुल ठीक है, जो साइंस इस आज टेक्नोलॉजी समझ चुके हैं। मैथ आई थिंक आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके हैं। अब इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल देगा तो आप बेहतर उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, मेरा प्रश्न सुझाव होगा कि मेरे द्वारा जो आपको उत्तर बताया गया उसको तो आप अगर लिख पाएंगे तो ठीक ही है, लेकिन कमेंट में जो है आप लोगों के द्वारा बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, शायद मेरे से भी बेहतर पॉइंट्स बताए जाते हैं, तो आप उसको भी कहीं ना कहीं अपने उत्तर में जोड़ लिया कीजिए। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और मेरे हिसाब से अभी जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल सकता है। इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग आज, ठीक है। ठीक है, केरल के बारे में बात करेंगे। करंट न्यूज क्या है कि केरल जो है वो अति गरीबी से मुक्त हो गया है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है उसको समझते हैं, कैसे हुआ है। सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। अब इस डिस्कशन को बंद कर दीजिए, मैसेज जी, ठीक है। देखिए, केरल जो है वो पहला राज्य बन गया है जिसने अति गरीबी को पूरी तरह से मिटा दिया है। अभी हम लोग बात कर चुके थे इस पे, और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो है वो विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाकर इसका ऐलान किए हैं। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 2021 में केरल सरकार के द्वारा एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, 2021 में। पहले चलिए ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक जनरल परसेप्शन के लिए ओपन करते हैं फ्लोर पे, कि आप लोगों को क्या लगता है कि केरल जो है वो यहाँ तक पहुंच पाया है जब केरल में अति गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो गई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ठीक है, आप लोगों को समझाना नहीं है, सर सिर्फ उसके पॉइंट्स बताना है। एक पहले सेकंड, ये ठीक है। सर नहीं, ये म्यूट बता कर दीजिए लेंगे कि जी। पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी में फर्क क्या है? एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब क्या हो गया कि पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग का दिशा निर्देश है उसके तहत केरल जो है बहुत अच्छी स्थिति में पहले से पहुंच गया था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ पॉपुलेशन थी केरल की जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे थी, तो उनको चिन्हित करते हुए उनको भी गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, यही है उसका कमोबेश, ठीक है। जी और सर, वो कुछ मैं कुछ न्यूज़ पेपर में जी जी बताइए। जी सर, मैं न्यूज़ पेपर में अभी पढ़ा था सर इसके बारे में जी कि वहां पर सर जो डीएलएफ की गवर्नमेंट है सर, पिनराई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, जी उन्होंने घोषणा किया, तो उसमें ये बात बताया गया कि जो वहाँ का बेसिक नीड्स है, जैसे फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, या मिनिमम जो भी इनकम करने वाले लोग हैं, उनका सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया इन लोगों ने, उसके बाद वेरिफिकेशन किया दूसरे स्तर पे, फिर उसको फाइनल लिस्ट तैयार किया, और उसके लिए ओके, माइक्रो प्लान इन लोगों ने तैयार किया। माइक्रो ठीक है, प्लान में उन लोगों ने बताया कि लाइफ मिशन के तहत हेल्थ सेक्टर में उन लोगों ने काम किया। ठीक उसके है, बाद फ्री ट्रैवल के लिए स्टूडेंट को टूर पर भेजने का इन लोगों ने प्लान बनाया। तो उस तरीके से मतलब इन लोगों ने काम करके अपना ये घोषणा किया है कि हाँ, हम मतलब फ्री ठीक है, कर ठीक है। चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो विपक्ष है वो इसको नहीं मान रही है सर। कोई बात नहीं है, हम लोगों को उस पर देखना भी नहीं, ठीक है, विपक्ष क्या कहता जी है। सर। कुछ कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा बताया आप, है ना। अव्वल आपको बताना है कुछ? सर एक्सट्रीम सर पॉवर्टी मैं वाला जो इसमें रहता है सर, कुछ $2 पॉइंट से कम डालना का चाह जो रहा था सर। प्रति इनकम। एक एक करके बताइए, अव्वल बताइए। सर सबसे पहले तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस बहुत ज़्यादा दिया गया, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और दूसरा सर लिटरेसी उनका बहुत ज़्यादा है। और सर जो ठीक है, फॉरेन में जो भी नर्स वर्स के तौर पे, या अभी हाउस हेल्पर के बिल्कुल, तौर पे जो गल्फ कंट्री में जाते हैं, वहाँ से रेमिटांसेस के रूप में बहुत पैसे आते हैं। ये सारे मेरे 3-4 पॉइंट हैं। ठीक, ओके। स्वीटी, आपको कुछ आंसर कहना करना है? चाहती हूँ सर, हेलो मैं सर। प्लीज इसका मैम, आंसर करना। म्यूट जी कर सर, लीजिएगा। मैं जी, बताइए इसमें स्वीटी, उनके बताइए। द्वारा बताया गया कि जो बेघर थे उनको आवास दिया गया, और हम्म फिर भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया गया, और छात्रवृत्ति योजनाएं या तो भी जो भी सुरक्षा संबंधित योजनाएं चलाई गई है, उसमें भी हम्म, मदद किया है। और ठीक, फिर बुनियादी ढांचा के बारे में बताया गया, और वही क्वालिटी एजुकेशन इत्यादि सर। ओके ओके। फैजान, सर आपको एक बताना है पॉइंट कुछ? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ सर। हाँ सर, मैम एक सेकंड, जब जब आपको बोला जाए तो आप बोलिएगा, ठीक है। सर एक बताइए पॉइंट मैं ऐड फैजान। करना चाहता हूँ कि जी, महिलाओं की भागीदारी जो केरल में लिंगानुपात है या वुमेन एम्पावरमेंट है, वो बहुत ज्यादा बेटर है। तो ये एक पॉइंट है। ओके, और दूसरा पॉइंट है अवेयरनेस। केरल वगैरह में एजुकेशन ज्यादा है, तो अवेयरनेस लोगों का ज्यादा है। ये भी एक ओके, कारण है गरीबी को खत्म करने में। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। जी प्रिया, बताइए, आप कुछ कह रही थी।
सर इसमें गवर्नमेंट ने एसएसजी का काफी यूज किया है, मतलब एक कुदुम्बश्री एसएसजी है वहाँ की, बहुत उनके बढ़िया। हेल्प से जी। काफी ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने में और अवेयरनेस फैलाने में काफी यूज किए गए हैं। ठीक है, दैट्स ऑल सर। बाकी सर ओके। से सरिता आपको कुछ कहना है? यस सर मेरा पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है। मैं बस यही कहने वाली थी कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन या फिर विमेन लेड जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब जो पॉवर्टी से बाहर केरला आया है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग ना इस पे देखते हैं इसका क्या कारण रहा है, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में फिर से खोलेंगे इसको फ्लोर, फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। कुछ पॉइंट्स आप लोग बहुत सही बताए हैं। ठीक है, हम लोग उस बुनियादी चीजों को देखते हैं कि वहां पे पिन पॉइंटेड ऐसी क्या चीजें हुई हैं जो केरल को इस रूप में लेके आया है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज समझिए, एक पॉइंट है। पहले तो एक योजना जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम 2021 में शुरू किया गया, और ये जो था सर्वे आधारित था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकाले गए। ठीक है, और लक्षित करके जो है ये प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पोषण, कौशल प्रशिक्षण, इन सब को जो है जिसको जहां जरूरत था जिस चीज का, वो पहुंचाया गया, जिससे कि केरल पहले से ही अच्छी स्थिति में था, और जो कुछ भी लोग छूट गए थे उनको चिन्हित करते हुए इसे निकाला गया। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। पहला चीज है राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आर्टिकल जब छपते हैं तो इस तरीके से सब हेडिंग में रहता है, उसमें ये लिखा गया था पहला पॉइंट कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वहां पे थी। अब इसको थोड़ा केरल के पॉलिटिक्स से अगर जोड़ के देखा जाए तो आपको पता होगा कि केरल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वामपंथ के वहां पे वामपंथी सरकारों की बहुलता रही है। ठीक है, शुरू से लेकर अभी वर्तमान में भी जो पिनराई विजयन है वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वामपंथी विचारधारा के बारे में अगर थोड़ा आइडिया हो तो वो विचारधारा काम ही करती है मजदूरों, किसानों, गरीबों के लिए। ठीक है, उनके क्या कहते हैं कि केंद्र बिंदु में ये वर्ग रहते हैं। ठीक है, तो पहला तो कारण इसका ये बताया गया कि वहां की जो वामपंथी सरकार थी, ठीक है, उसकी केंद्र बिंदु में ये वर्ग थे, जिसकी वजह से इनका उत्थान शुरू से ही होता रहा, जिसके कारण जो है केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो अति गरीबी मुक्त बना है। ठीक है, पहला कारण ये बताया गया। दूसरा बताया गया, ईमानदारी से योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, अब ईमानदारी से क्रियान्वयन के पीछे क्या है कि पहले तो जो योजनाएं बनाई गई वो भी काफी साइंटिफिक वे में बनाया गया था। ठीक है, काफी डेटास को कलेक्ट करके, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स जो थे उनका सहायता लेके पहले योजनाओं को बनाया गया, और फिर उसका क्रियान्वयन भी काफी प्रभावी ढंग से किया गया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट वो बताया गया है कि योजनाओं में निरंतरता रही, कंटिन्यूटी रही। अब इसका मतलब क्या है कि आप गौर करेंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में जब अलग अलग सरकारें आती हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की, तो पिछली सरकार की जो भी योजनाएं रहती हैं कहीं ना कहीं उसको या तो बंद कर दिया जाता है, या कई बार नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, या पिछली योजनाएं जो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन केरल के साथ एक बेहतर चीज ये रही कि वहां पे शुरू से लेकर वर्तमान तक जितनी भी सरकारें रही, उन लोगों ने योजनाओं में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा। यानी वामपंथ सरकार जो भी योजनाएं चलाई और जिसका बेहतर परिणाम देखने के लिए मिल रहा था, तो कांग्रेस की जब सरकार आई तो उसने भी उसको कंटिन्यूटी के साथ उसको जारी रखा। ठीक है, तो जब योजनाओं में कंटिन्यूटी रहती है तो उसका बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलता है। ये पॉइंट भी बताया गया है। ठीक है, रिपोर्ट में फिर बताया गया है भूमि सुधार के बारे में कि 1960-70 के दशक में केरल में जो है भूमि सुधार किया गया, जिससे भूमिहीन जो लोग थे राज्य के उनको कुछ ना कुछ भूमि आवंटित की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका कृषि से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो गरीबी की संभावना रहती है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर होती गई। आप लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा एक बार प्लीज। ठीक है, चलिए अब देखिए ये पहला पॉइंट था राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। आपको पता होगा कि केरल जो है वो लिटरेसी रेट में भारत के अग्रणी राज्यों में है। ठीक है, तो इसका प्रभाव जो है केरल पे ऐसा नहीं है कि वहां पे शिक्षा जो है अचानक से उसकी स्थिति ठीक होगी। पहले वहां पे स्थिति खराब ही थी, लेकिन वहां पे विभिन्न योजनाएं चलाकर, ठीक है,
और वहां पे इस तरह का प्रयास किया गया जिससे बेहतर परिणाम देखने के लिए मिला। तो शिक्षा से क्या होता है, वहां पे पहले जागरूकता आई, ठीक है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में और जो वहां के राजनीतिक अधिकार थे उसके प्रति लोगों की सजगता बढ़ी, उनकी जागरूकता बढ़ी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है शिक्षा के कारण ये हो रहा है, इसकी वजह से जो है वहां पे गरीबी कमी। उसके अलावा स्वास्थ्य जो है उस क्षेत्र में सरकार ने काफी बेहतर प्रयास किया, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की तरफ से काफी सहायता प्रदान किया जाता था, तो जिसकी वजह से जो अतिरिक्त खर्च होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं जो है कम गया, रुक गया। इसके अलावा स्वास्थ्य जो है एक बहुत बड़ा असुरक्षा लेकर आता है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास किया गया, बेहतर कोशिश की गई, तो उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना थी वो समाप्त हुई, ठीक है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा केरल को अति गरीबी से मुक्त कराने में। हम लोगों ने 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे चर्चा कर लिया। तीसरा पॉइंट है महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया कि केरल सरकार जो है वो समझती थी कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो समाज का रीढ़ होती हैं, बैकबोन होती हैं। तो उनको पता था कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का प्रभाव जो है वो तभी पड़ेगा जब राज्य की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगी, ठीक है। तो इन सब के कारण जो है महिलाओं का सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। अभी एक मैम के द्वारा बताया भी गया था कि वहां पर कुटुंबश्री योजना चलाया गया था, ठीक है। 1998 में कुटुंबश्री योजना चलाया गया। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हुआ योजना है। इसके तहत गरीबी उन्मूलन के साथ साथ महिला का उत्थान भी होता है इसमें, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, तो ये क्लस्टर आधारित स्कीम है, ठीक है। 25 से 30 के ग्रुप में महिलाएं समूह बनाती हैं, फिर कोई उद्यम करती हैं, उद्यम के लिए लोन लेती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरह से अन्य और भी योजनाएं हैं, लेकिन ये कुटुंबश्री योजना जो है काफी पॉपुलर हुआ और काफी सफल रहा है। तो जिसकी वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, उनका उत्थान हुआ, जो कि केरल की गरीबी उन्मूलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। उसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे जोड़ दिया गया है रिपोर्ट में, बताया गया है कि केरल जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज को सही ढंग और प्रभावी ढंग से वहां पे लागू करवाता है, ठीक है। यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हुआ, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थानों को फंड दिया गया, फंक्शनरीज दी गई और फंक्शन दिए गए, ठीक है। आपको पता होगा कि उसमें जो 29 विषय लिखे गए थे उन सबका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हुआ है केरल जैसे राज्य में। इसके अलावा राज्य बजट का 40% जो हिस्सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य के बजट का जो 40% हिस्सा है वो सीधे पंचायती राज संस्थानों को चला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पहले विधायक को जाता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है, ऐसा नहीं है। वो सीधे पंचायती राज तक चला जाता है। 40% का अनुदान, ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि कारण है वहां पे गरीबी उन्मूलन का। उसके अलावा पंचायती स्तर पर स्थानीय विकास योजना बनता है, ठीक है। योजना जो वो पंचायती स्तर पे ही बन रहा है, नाम क्या दिया जाता है उसको, स्थानीय विकास योजना। ये बनता कैसे है, तो इसमें अलग से ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं पंचायत स्तर पर। इसके अलावा बहुत सारे अवकाश प्राप्त जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, उन सबका हेल्प लेकर जो है वहां पे ग्रामीण स्तर पर योजना बनाया जाता है, वहां पे उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। इसके अलावा सांसद और विधायकों पर इसकी निर्भरता नहीं रहती है, फंड सीधा वहां चला जाता है, क्रियान्वयन डायरेक्ट होता है, इसलिए विधायक और सांसद जो है इन सबसे गौण रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पंचायतों को राजनीतिक विचारधारा से या दल से या वहां पर दलगत राजनीति, इन सब से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो इन सब कारणों से जो है, यानी पंचायत जो है या पंचायती राज जो संस्थान है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसकी वजह से केरल जो है इस स्थिति तक पहुंच पाया है। 5वां पॉइंट क्या बताया गया है, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता, ठीक है। इसमें क्या है, तो प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। इसमें क्या है कि जैसे अभी बताया मैंने आपको कि वहां पे पंचायती राज संस्थानों को डायरेक्ट फंड दिया गया, ठीक है, उसमें काफी पारदर्शिता रखी गई, महिलाओं को उसमें अच्छा पोजीशन दिया गया। अगर तो अब क्या होता है कि अगर आप पंचायती स्तर पर लोगों को आगे लाते हैं, लेकिन अगर उनका प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं होता है, प्रशिक्षण नहीं होता है, उनको उनके अधिकार और उनका क्या काम है ये नहीं पता होगा, तो वो कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए सरकार जो है वो क्या कर रही है, नियमित अंतराल पर नियमित रूप से प्रशिक्षण देती है, ठीक है। चाहे महिलाएं हैं उनको देती है, या जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको देती है, ग्राम सभा है उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होता है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों का बोध कराता रहता है। फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, ठीक है, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अलग से क्रियान्वयन किया गया प्रभावी रूप से।
ठीक है। और अंत में एक सबसे बेहतरीन पॉइंट ये बताया गया है कि वहां पे जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर जो पंचायती राज संस्थानों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, ठीक है, इन सब के लिए जो मूल्यांकन होता है, ऑडिटिंग होती है, उसको एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा करा जाता है। ऐसा नहीं है कि क्रियान्वयन कराने का काम भी सरकार ही कर रही है और उसको एनालिसिस करने, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, इसका काम भी सरकार ही कर रही है। आप गौर कीजिए या अब खुद ही सोचिए कि कोई काम सरकार खुद ही कर रही है, ठीक है, और उसका क्या परिणाम निकला इसको भी बताना है, तो सरकार खुद ही इसका अगर आंकड़ा लेके आएगी तो क्या होगा कि वो अपने प्रयासों को नकारात्मक रूप से नहीं दिखा सकती है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सही मूल्यांकन जो है वो नहीं हो पाता है। लेकिन केरल के द्वारा क्या किया गया कि उसको प्राइवेट एंटिटीज या स्वतंत्र संगठनों के द्वारा उसका मूल्यांकन होता है, इसको क्रिटिकल अप्रेजल कहते थे, ठीक है। तो इन सब कारणों से जो है केरल जो है वो अति गरीबी से मुक्त हो पाया है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल ईमानदार मूल्यांकन इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से अन्य और भी कोशिश किए गए, लेकिन उनके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है सरकार के द्वारा उसमें बताया गया कि ये सारी चीजें जो है की गई हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपको केरल कैसे बाहर निकला उसके पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तैयारी क्या करना है, हम लोगों को तैयारी करना है बिहार के संदर्भ में, ठीक है। क्योंकि बिहार जो है वो अगर आप नीति आयोग का आंकड़ा ले लें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का, तो बिहार जो है उसमें 33.76% गरीबी जो है वो अभी विद्यमान है। हालांकि 2015-16 में ये 51.97 थी, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं घट के वो 33% के आसपास आई है। 3 करोड़ से अधिक लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, ठीक है। लेकिन अभी भी बिहार जो है उसमें काफी गरीबी है। अगर आप देश से उसके तुलना करें तो देश में 14.96% जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अभी वर्तमान में है, ठीक है। और भारत जो है सॉरी बिहार वो उसके मतलब 3 गुना है लगभग, है कि नहीं। 33%, 34% के आसपास बिहार में अभी भी गरीबी है। तो अभी बिहार को इससे निकलना है, गरीबी का जो दुष्चक्र है या जाल है इससे निकलना है। तो बिहार को क्या क्या प्रयास करना चाहिए? अगर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल में केरल जो है वो गरीबी से मुक्त हो गया है, लेकिन कमोबेश हम लोग एक साथ ही आजाद हुए, एक ही प्रकार की डेमोग्राफी है, सब कुछ एक जैसा ही है, ठीक है, तो बिहार पीछे क्यों रह गया? आपको अगर इसका उत्तर करना हो तो अभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वहां से आपको सेलेक्टिव पॉइंट्स बता देंगे, उसका उत्तर हो जाएगा। या फिर आपसे पूछा जाए कि बिहार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बिहार में जो है वो गरीबी दूर हो जाए, अपने पॉइंट्स तो आप बताएंगे ही, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अभी आप कमेंट्स में लिख भी रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स के साथ आप ये बता देंगे कि इन सब पॉइंट्स के अलावा सर ये सब भी किया जा सकता है जो कि केरल सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। आपके आंसर में प्रामाणिकता मिल जाएगी, ठीक है, और ये बेहतर आपको अंक दिलाएगा, ठीक है। तो मेरे द्वारा जो है ये पॉइंट आपको बता दिए गए थे। अब हम इसको आपको फ्लोर पे डिस्कशन रखते हैं कि बिहार को गरीबी उन्मूलन करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ठीक है। आप लोग हैंड राइज करेंगे, हम लोग एक एक करके जो है इस पे डिस्कस करते हैं। और कोई भी है डायरेक्ट नहीं बोलिएगा, हम कोशिश करेंगे नाम लें, ठीक है, और नए पॉइंट्स बताएं आप लोग, रिपीटेड नहीं रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमको सबसे पहले जेके राज दिख रहा है, बताइए जेके। सर हम लोग बिहार पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन को पंचायत लेवल पे माइक्रो डाटा के आधार पे इसको बना सकते हैं। उसके अलावा हम लोग सर जीविका विमेन एसएचजी को खुदम्बश्री मॉडल के आधार पे लिंक कर सकते हैं हेल्थ न्यूट्रिशन एंड इनकम के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी इसके गुड। अलावा हम लोग सर डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी मैपिंग जीआईएस बेस्ड के आधार पे कर सकते हैं सर। इससे एक्सट्रीम पॉवर्टी को फ्लड प्रोन क्षेत्र में मेजर करने में सर बहुत आसानी होगी। बिल्कुल। और अंतिम जो है सर जी सर लास्ट जो है कि एजुकेशन स्किल और एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ, इसको हम सर लिंक कर सकते हैं एक साथ और इस पे वर्क कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं बिहार में हाशिए के, है ना, बहुत सारी जनजातियां हैं जो भूमिहीन थे, उनके लिए 0.5 डेसिमल 0.3 डेसिमल भूमि आवंटित करने की योजना चलाई गई थी, पहले भी चलाई गई, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सर पहले से ये पॉइंट चलाया गया है, इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना चाहिए, ठीक है। और आप जब उत्तर करें तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको केरल से तुलना करके अभी आप उत्तर बताइए, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बेहतर फ्रेम बना पाएंगे आप लोग, ठीक है। गुड्डू आप बताइए। अब जी गुड्डू, आपको कुछ कहना है?
ठीक है। कुमार रोशन। सर जिस तरह से सर केरला में राजनीतिक सुधार पे ध्यान देके राजनीतिक इच्छा शक्ति के सहारे केरला अति गरीबी से पूर्णतः बाहर आया है सर, उसी तरह से बिहार ने भी उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। इसके अलावा जीविका दीदी योजना दूसरा जो हमने लागू किया वो उसके कुटुंब श्री योजना की तरह ही है, जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बिहार को प्रगति की राह पे लाया जा सकता है सर। तीसरा सर प्रशासनिक सुधार के तहत बिहार में भी टेक्नोलॉजी का यूज बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है, जिसमें पुलिसिंग में, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो इन सब योजनाओं के माध्यम से सर समय लग सकता है, लेकिन एक अच्छे राह पे सर बिहार भी अब, जो कि हमारी मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो नीति आयोग का है उसमें हमने काफी तरक्की किया है सर। ठीक है सर मैं जी। अपनी बात रखना चाहूंगा सर, उस समय हेडफोन के कारण नहीं हो पाया। जी हाँ गुड्डू बताइए। सर सबसे पहले बिहार की हमें डेमोग्राफी को समझना होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा युवा आबादी है। हमें पहले उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष करना होगा। शिक्षा को सिर्फ शिक्षा तक नहीं बल्कि तकनीकी और रोजगार उन्मुख शिक्षा की ओर करना होगा। ये गरीबी उन्मूलन में सबसे बड़ा भूमिका अदा करेगा। दूसरा, यहाँ पर जो बाढ़ और जो गरीबी में ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपदाएं, इसको नियंत्रित करने के लिए हमें तकनीक की सहायता लेना पड़ेगा, जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संभव है। और तीसरा कि हम इसमें पंचायती राज लेवल पर जो है अथवा नगरपालिका स्तर पर अभी भी विकेंद्रीकरण उतने स्तर पर नहीं है जितना कि विकसित राज्यों में है, जैसे केरल वगैरह में अभी उदाहरण आता है आप दिए। तो इन बहुत सारी योजनाएं जैसे जीविका है बहुत अच्छा कार्य कर रही है बिहार में, उसे और संबल प्रदान करने की जरूरत है। और जो भी केंद्र प्रायोजित स्कीम्स है उसका ग्राउंड लेवल पर उसमें कुछ अभी भ्रष्टाचार के मामले अखबार में आते हैं, उस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, प्रशासनिक नियंत्रण। तो जो स्कीम चल रही है और इन क्षेत्रों में सुधार के बाद हम बिहार को भी गरीबी से उन्मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए सरिता आप बताइए। यस सर। सर सबसे पहले तो जो बिहार है वो केरला से हिस्टोरिकली डिफरेंट है, मतलब जो जितना जल्दी केरला में पॉवर्टी इरेडिकेट हो गया उतना जल्दी तो बिहार में नहीं हुआ, तो इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है सर। लेकिन सर अगर मतलब एक दो पॉइंट बताना हो कि बिहार में कैसे पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सकता है, तो सर फर्स्ट जो थिंग है वो जो सर वाटर मैनेजमेंट है। वाटर मैनेजमेंट मतलब कि फ्लड और ड्रॉट जो है बिहार का एक मेन प्रॉब्लम है। इसके वजह से माइग्रेशन हो या पॉवर्टी हो, इसके बीच में बहुत मतलब एक लिंकेज है। तो सर इस पे एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जा सकता है वाटर मैनेजमेंट पे। और सर दूसरा सर केरला मॉडल का जो पंचायती राज उसका जो मॉडल है उसको सर बिहार को देखते हुए, उसके डेटा को देखते हुए कुछ हद तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सर। दो रीजन सर मेरे को ऐसा लगता है। और सर थर्ड रीजन एक और सर कि जो बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, इसके वजह से भी सर कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट सरकार, वैसी सरकार आती है जो डेवलपमेंट करती है तो नहीं टिक पाती है जब तक वो जैसे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करके आएगी, तो उनको आना मुश्किल हो जाता है। तो सर ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, इसको मतलब अवेयरनेस के थ्रू। ओके रंजना आपको कुछ कहना है इसमें? सर मुझे क्या ऐड करना है? जी बताइए अलका, बताइए। सर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देना, जैसे मखाना, लीची और मशरूम ये सब का जो उत्पादन होता है ना, उसको बढ़ाकर और विदेशों में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक सेकंड देखिए, हमारा टॉपिक आज क्या है? हमारा टॉपिक है बिहार में कैसे गरीबी उन्मूलन हो। ठीक है, हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हमारा रोजगार ये क्या है। आप सिर्फ एक पॉइंट बता सकते हैं गरीबी से जोड़ के कि हमें रोजगार की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। अब आप एक पॉइंट आप ये बताइएगा कि हमें खाद्य, क्या बता रहे थे आप अभी, फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। अब इसी में आप कोई कहने लगेंगे पर्यटन वाला होना चाहिए, तीसरा कह देंगे स्कूल मतलब हेल्थ इंडस्ट्री ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, गरीबी उन्मूलन है। ठीक है ना, तो हमको उससे जोड़ के अपने आंसर्स बताने होंगे। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए आगे बताइए और कोई। आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, एक सेकंड बता रहा हूँ। साक्षी बताइए आप।
ये सर सबसे पहले तो जैसे केरल ने किया था सर्वे और आधारित और टारगेटेड प्रोग्राम्स। पहले तो हमें उन क्षेत्रों को टारगेट करना चाहिए, पहचान करना चाहिए जहाँ पे कार्य करने की जरूरत है। और दूसरी चीज पंचायतों का और स्थानीय स्तर पर जो योजनाएं बनाने का कार्य किया जाना चाहिए, पंचायतों को फंड आवंटित किया जाना चाहिए। और तीसरी चीज सर हमारे उन क्षेत्रों की पहचान की जाए जहाँ पे रोजगार क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि बिहार कृषि आधारित इकोनॉमी है अभी, और ज्यादातर जनसंख्या वहीं लगी हुई है। तो कृषि आधारित इकोनॉमी को कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ा जाना चाहिए। और सर चौथी चीज की एजुकेशन को स्टेम एजुकेशन से जोड़ा जाना चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है। और सर पांचवी चीज सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए। जो भी योजनाएं हैं चली आ रही है, पहले भी बहुत सारी योजनाएं बनी है, लेकिन उनमें ना तो निरंतरता रह पाती है और ना ही वो उतना प्रभावी ढंग से कार्य कर पाते हैं। तो सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए समय समय पर। और सबसे बड़ी सर बिहार और ठीक है मैम, ओके ओके ओके। हेलो देखिए, सर, मैं बता एक सेकंड, जैसे एक वो मिनट, उन्होंने पूरा सा एक मिनट सर, एक सेकंड सर, दूंगा मैं भी आपको मौका दूंगा, ठीक है। देखिए, पहली चीज ये कि अभी जब आप लोग आंसर कर रहे थे तो आप लोग अच्छा है नए पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे मेन पॉइंट है कि पंचायती राज में जिस तरह से केरल ने सुधार किया वो सुधार बिहार भी करे, है ना। तो इन पॉइंट को आप नहीं स्किप करें, अपने आंसर में उसको आप जरूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट बॉडीज के द्वारा जो है इसका ऑडिटिंग हो, है ना। तो वो पॉइंट भी आप लोग जरूर रखिए, स्वतंत्र संगठन के द्वारा जो है मूल्यांकन होना चाहिए। इन सब पॉइंट को, फिर ट्रेनिंग वाली बात है क्या, देखिए बिहार में पंचायती राज संस्थानों की स्थिति कमोबेश मिला जुला के ठीक ठाक है, लेकिन क्या यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था है क्या, नहीं है। अभी भी यहाँ पे मुखिया पति सरपंच पति की प्रथा है, महिलाओं को ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या है। मतलब एक मुखिया बनने के बाद, सरपंच बनने के बाद उनका क्या कर्तव्य है, क्या, ये सब पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीजों को जोड़े, ये सब तो केरल ने कर रखा है ना, सरकारी रिपोर्ट बता चुका है, केरल का सरकारी डाटा बता रहा है कि ये सब प्रयास करके केरल जो है अत्यधिक गरीबी से निकल चुका है, ठीक है। तो वही चीज तो आपको करनी है, वही इन्हीं से पॉइंट्स को तो बताएंगे, ठीक है। जिस तरह से केरल केरल जो 40% जैसे अपने जीडीपी का देता है, उस तरह से बिहार को भी सर डायरेक्ट मतलब पंचायती संस्थाओं को लोकल जो गवर्नमेंट है उसे देना चाहिए, ना कि ऐसे छन छन कराना चाहिए। ठीक है सर इसमें एक पॉइंट सर हो सकता है, सचिन को करके बोलने से डाइवर्ट होता है डिस्कशन। जी सचिन आप हेलो बताइए। जी सचिन। सर, किसी भी क्षेत्र का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उस क्षेत्र का समाज पिछड़ा हो। तो सबसे पहले हम सर मानव पूंजी पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा सर हम बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे सकते हैं, जहाँ सड़क रेल हवाई अड्डे अच्छे से विकसित किए जाएं। तीसरा सर हम भ्रष्टाचार को कम करने के लिए गुड गवर्नेंस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया बिहार ने, बस वन 2.0 और बिहार वन पोर्टल, इन सब का और बढ़ावा दे सकते हैं। चौथा सर हम प्रतिभा पलायन को कम कर सकते हैं, ताकि बिहार में रोजगार अधिक सृजित हो और तकनीकी विकास और कौशल विकास के माध्यम से बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। और सर एक ऑडिटिंग है जो आप बताएं इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा। दैट्स इट, थैंक यू सर। ठीक है, आरती मैम आपको कुछ कहना है, बताइए। सर मैं वही बोल रही थी कि बिहार में मजदूर वर्ग की संख्या है, तो उनका मिनिमम वेज भी इंक्रीज करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और कोई कुछ नए पॉइंट्स बताना चाहते हैं, बताइए। सौरभ बताइए। पॉलिटिकल एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, जैसे जी हाँ, बोलिए हर्ष बताइए। एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें मैंने देखा था कि केरला में सर वो पहले ही रोबोटिक्स वगैरह आईसीटी वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए थे मिड सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल के एजुकेशन में। तो बिहार में भी थोड़ा उस तरीके से कुछ लाना चाहिए, ताकि शिक्षा में यदि विकास होता है तो मुझे लग रहा है समाज में विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमित आप बताइए। सर चूंकि हम सबसे गरीब राज्य हैं तो हमारी जरूरत बिल्कुल बुनियादी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें स्त्रियों से शुरुआत करना चाहिए कि जब वो प्रसव, संस्थागत प्रसव पे ध्यान देना। उसके बाद आंगनवाड़ी के द्वारा उन तक पौष्टिक आहार का पहुंचना। फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त जो आशा कार्यकर्ता हैं उनका अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण, जिससे वो फिर जो शिशु होगा वो स्वस्थ शिशु हो। फिर आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाई की व्यवस्था, फिर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर एजुकेशन,
खासकर प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान, जिसमें स्किल एजुकेशन को भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ऑनलाइन एजुकेशन को ऐड किया जाए। फिर जब वही अब बच्चा और स्वास्थ्य और बड़ा शिक्षा होता के है अलावा तो हायर सर एजुकेशन जिसमें सर सर मैं स्वास्थ्य और शिक्षा है ना, मिला जुला के आप ये 2 पॉइंट बताएं, इसके अलावा अन्य भी बताइए, डायमेंशंस बताइए और ठीक है। मैं आगे सर बढ़ ही रहा था। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो जी, फिर आप उसके स्किल संक्षिप्त में की रखिए है ना। स्किल पे ध्यान। हाँ ठीक है, सामाजिक तीसरा पॉइंट स्किल है, चौथा पॉइंट बताइए। पॉइंट वाइज बताते फिर जाइए, वृद्धों समझाना का नहीं है। वृद्धों का फिर जो वृद्धों का पेंशन है तो उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि हुआ भी है। और फिर जितने नीति निर्देशक तत्व हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फिर ये जो हम लोग बाढ़ और सूखे की से झेल रहे हैं तो उस पे काम होना चाहिए। और ठीक है ओके। हमारा जो अभी तक का प्लान बिल्कुल पॉइंट्स आर सर रिपीटिंग राइट। एक ठीक है पॉइंट सर ठीक है, आपको मैं कुछ बोलना कहना है? चाहता हूँ। सर एक बात बिहार है सर, एक एक करके बताइए है ना, समीक्षा बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर बिहार बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे सर जो अगर हम जोत का आकार देखें तो काफी खंडित है, यानी कि सीमांत किसान यहाँ पे पाए जाते हैं। भूमि सुधार आप तो कहना जिस चाह रहे तरह हैं? से सर भूमि सुधार जिस तरह से बिल्कुल केरल ने किया उस तरह से यहाँ ठीक पे है। जैसे सामूहिक खेती करने को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर सहकारी आंदोलन जैसे कोऑपरेटिव ठीक है भी जो रहते हैं और गुजरात में भी जिस तरह से चलाए गए हैं, जिससे जो मतलब एक जी, अ, शॉर्ट में बताइए मैम, पॉइंट बताइए। हाँ मतलब वही सर कि जैसे भूमि सहकारी सुधार आप आंदोलन कहना चाह रही कोऑपरेटिव हैं, हमारे बिल्कुल इस तरह से भूमि सुधार भी करना चाहिए सर। ठीक सर है मैं बढ़िया। ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे कि बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूट को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में जो ग्रामीण समुदाय है वो ज्यादा है। तो उस वजह से अगर हम अपना बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे वो दूसरा, और राजनीतिक इच्छा शक्ति में जो राजनीतिक अपराधीकरण जिसमें आ जाएगा वो कहीं ना कहीं है, और अवेयरनेस हमें, तो उसके लिए हमें हेलो सर। सर मैं पॉइंट ऐड ऑन कर सकता हूँ क्या? हाँ जी बोलिए। सर इसमें मुझे त्वरित निवेश दिख रहा है, क्योंकि बिहार में बिजनेस कनेक्ट जैसे प्रोग्राम भी चला है और फोकस सेक्टर पे सब्सिडी प्रदान करना, जैसे उद्योगों को बिजली जमीन ये सब प्रोवाइड करके उन्हें और रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। थैंक यू ठीक सर ठीक ओके। देखिए तो एक सेकंड मैम, सब प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर सवाल इंटरव्यू पैनल में ये होगा कि बिहार में किस तरीके से जो बिहार की गरीबी है उससे बिहार को बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो इसमें आप इसके उत्तराव करने में सक्षम होंगे ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट जो आपने बताए हैं और जो आपके ग्रुप मेंबर्स ने बताया है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा केरल के बारे में जो रिपोर्ट्स आए थे उसको मैंने आपके सामने रख दिया है, कुछ पॉइंट आप वहां से ले लेंगे और आप ये कोट भी करेंगे कि केरल ने ये प्रयास किए हैं, तो जिससे आपके आंसर्स को प्रामाणिकता मिल जाएगी और आप कुछ नए नवीन आप अपने अनुभव भी बता सकते हैं कि ये सब भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला अब जब हम लोग ये मॉक इंटरव्यू रखेंगे तो उसमें जब हम लोग अगले चरण पे चलेंगे, जब क्वेश्चंस थोड़े अच्छे स्तर के होंगे है ना, विभिन्न आयाम के होंगे, तो उन सब में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, वहां आप लोग उत्तर करेंगे। ठीक है, इसको सर सेशन को यहीं पे सर बंद करते हैं। जी पार्डन में रोहन सर बताइए। एक एक पॉइंट ऐड ऑन करना था सर, जैसे पीके अभी बार बार बोलते रहते हैं जो सीडी रेशियो को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो ये सब पॉइंट बोल बिल्कुल सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, मैं वही कह रहा था कि कुछ नए पॉइंट्स भी आप लोग जरूर रखें। ठीक है सर है ना। जी सर एक पॉइंट याद आया है। सर एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्रॉस क्वेश्चन भी तो हो सकता है सर, कि जो अभी कोई मैम बोल रही थी कि लैंड रिफॉर्म के बारे में, तो सर बिहार में पॉसिबल है अभी लैंड रिफॉर्म? और सेकंड क्वेश्चन ये सर कि जो मतलब जैसे कि ऐसे भी तो क्वेश्चन में बोर्ड मेंबर पूछ सकते हैं कि जो केरला का जो डेवलपमेंट पूरा हुआ है वो एक स्टेट लेड डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो हम अदर जैसे कि देखते हैं तो वहाँ काफी मिक्स या फिर मार्केट लेड डेवलपमेंट हो रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो इस पे देखिए आपको क्या पॉइंट है सर? मैम, बिहार में पहले भी भूमि सुधार को लेकर काफी प्रयास हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। बहुत सारी भूमि ऐसी है जिसका जो है सही तरीके से पता नहीं है लोगों को कि किसका है, उस डाटा जो है वो अभी मतलब सार्वजनिक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भूमि सुधार का जो प्रयास पहले किया गया था उसको प्रभावित करना चाहिए। ठीक है ना।
सर जी एक चीज चंदन ऐड आपको कर सकते हैं सर अभी जी हाल ही बताइए। में सर राजस्व विभाग को लेकर के जो भूमि संबंधी जो भी मतलब है उसको अभी ठीक है क्रियान्वयन को किया जा रहा था। ओके सुनिए ना अब इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। काफी चीजें तो डिस्कस हो ही गई हैं, पॉइंट वैसे भी रिपीट होंगे। ठीक है, मुझे अब नेक्स्ट क्लास में भी जाना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। ठीक है, थैंक यू सर। क्लास के बारे में आप लोगों को कुछ कहना है तो आप प्लीज बताइए, फिर जाते हैं हम लोग।